मैं उस वक्त कहने वाला हुआ था कि ये क्या बेहुदगी है, पर आशु सामने खड़ी थी इसलिए कुछ नहीं बोला। मैं वापस नीचे जाने लगा तो भाभी पीछे से बोली, अरे कहाँ जा रहे हो, मुझे तो रंग लगा दो। आज का दिन तो भाभी देवर से सबसे ज्यादा मस्ती करती है और तुम हो कि भागे जा रहे हो। मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और प्रकाश से मिलने निकल पड़ा। उसके खेत में जमावड़ा लगा हुआ था और वहाँ सब ठंडाई पी रहे थे और पकोड़े खा रहे थे। मुझे देखते ही वो लड़खड़ाता हुआ आया और गले लगा, फिर तिलक लगा कर मुझे जबरदस्ती ठंडाई पीने को कहा। अब उसमें मिली थी भांग और मैं ठहरा वचनबद्ध, इसलिए फिर से घर वालों के डर का बहाना मार दिया। कुछ देर बाद ताऊ जी और पिताजी भी आ गए और वो ये देखकर खुश हुए कि मैंने भांग नहीं पी, पर ताऊ जी और पिताजी ने एक एक गिलास ठंडाई पी और फिर हम तीनों घर आ गए। गोपाल भैया का अब भी कुछ नहीं पता था। घर पहुंचकर सबसे पहले भाभी मुझे देखते हुए बोली, सारे गांव से होली खेल लिए पर अपनी इकलौती भाभी से तो खेले ही नहीं। छत पर आशु के सामने मेरी गर्दन रंग दी, आपने कितनी होली खेलनी है आपको, मैंने जवाब दिया। फिर मैंने अचानक से झुककर उनके पांव छुए और भाभी बुदबुदाते हुए बोली, पांव की जगह कुछ और छूते तो मुझे और अच्छा लगता। मैं उनका मतलब समझ गया, पर पिताजी के सामने कहूँ कैसे, इसलिए मैं नहाने के लिए को आंगन की तरफ मुड़ा तो भाभी ने लोटे में घोल रखा रंग पीछे से मेरे सर पर फेंका। ठंडा ठंडा पानी जैसे शरीर को लगा तो मेरी झुरझुरी छूट गई। अब तो गए आप, कहते हुए मैंने ताव में उनके पीछे भागा। भाभी खुद को बचाने को इधर उधर भागना चाहती थी, पर मैंने उनका रास्ता रोका हुआ था। इतने में उन्होंने आशु का हाथ पकड़ा और उसे मेरी तरफ धकेला। मैंने आशु के कंधे पर हाथ रखकर उसे साइड किया और भाभी का दाहिना हाथ पकड़ लिया और उन्हें झटके से खींचा। भाभी को गिरने को हुई तो मैंने उन्हें गिरने नहीं दिया और गोद में उठा लिया। उनका वजन सच्ची बहुत ज्यादा था, ऊपर से वो मुझसे छूटने के लिए अपने पांव चला रही थी, तो मेरे लिए उन्हें उठाना और मुश्किल हो गया था। आंगन में एक टब में कुछ कपड़े भीग रहे थे, मैंने उन्हें ले जाकर उसी टब में छोड़ दिया। भाभी को ठंडे पानी का एहसास अपनी कमर पर हुआ, वो चीख पड़ी, हाय दैया, सागर तुम सच्ची बड़े खराब हो, मर गई रे। उन्हें ऐसे तड़पता देख मैं और आशु जोर जोर से हंसने लगे और भाभी की चीख सुन माँ और ताई जी भी उन्हें टब में ऐसे छटपटाते हुए देख हंसने लगे। इससे पहले कि माँ कुछ कहती मैंने खुद ही उन्हें सारी बात बता दी। शुरू इन्होंने किया था मेरे ऊपर रंग डालकर, मैंने तो बस इनके खेल अंजाम दिया है। इधर भाभी उठने के लिए कोशिश कर रही थी, पर उनकी बड़ी जैसे टब में फंस गई थी। आखिर मैंने और आशु ने मिलकर उन्हें खड़ा किया और भाभी की चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि आज जिंदगी में पहली बार मैंने उन्हें इस कदर छुआ था। मैंने उनकी इस मुस्कुराहट को नजरअंदाज किया और अपने कपड़े लेकर नहाने घुस गया। करीब 5 मिनट हुए होंगे कि गोपाल भैया घर आया और उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा था। उसने सबको डिब्बे से लड्डू निकाल कर दिए और मुझे भी आवाज दी कि मैं भी खा लूं, पर मैं बाथरूम में था तो मैंने कह दिया कि आप रख दो, मैं नहा कर खा लूंगा। मेरे नहा के आने तक सबने लड्डू खा लिए थे और पूरा डिब्बा साफ था। जैसे ही मैं नहा के बाहर आया तो पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। आंगन में चारपाई पर ताई जी और माँ लेटे हुए थे। भाभी शायद अपने कमरे में थी और आशु रसोई की जमीन पर बैठी थी और दीवार से सर लगा कर बैठी थी। ताऊ जी और पिताजी अपने अपने कमरे में थे और गोपाल भैया आंगन में जमीन पर पड़ा था। सबकी आंखें खुली हुई थी, पर कोई कुछ बोल नहीं रहा था। ये देखते ही मेरी हालत खराब हो गई। मुझे लगा कहीं सबको कुछ हो तो नहीं गया। मैंने एक एक कर सबको हिलाया तो सब मुझे बड़ी हैरानी से देखने लगे। अब मुझे शक हुआ कि जरूर सबने भांग खाए है और खिलाई भी उस कुत्ते गोपाल भैया ने है। मैं पिताजी के कमरे में गया तो उन्हें भी बैठे हुए पाया और उन्हें जब मैंने हिलाया तो वो शब्दों को बहुत खींच खींच कर बोले। इसमें भांग थी। अब मैं समझ गया कि गोपाल भैया ने भांग के लड्डू सबको खिला दिए हैं। मैंने पिताजी को सहारा देकर लिटाया और वो कुछ बुदबुदाने लगे थे। मैं ताऊ जी के कमरे में आया तो वो पता नहीं क्यों रो रहे थे। मैं जानता था कि इस हालत में मैं उन्हें कुछ कह भी दूं तब भी उनका रोना बंद नहीं होगा। मैंने उन्हें भी पुचकारते हुए लिटा दिया। इधर जब मैं वापस आंगन में आया तो माँ और ताई जी की आंख लग गई थी और भैया भी आंख मूंदे जमीन पर पड़ा था। मैंने भाभी के कमरे में झांका तो वहाँ तो अजब कांड चल रहा था। मैंने फटाफट उनके कमरे का दरवाजा बंद किया और कुंडी लगाकर मैं आशु के पास आया तो पता नहीं वो उंगलियों पर क्या गिन रही थी। मैंने उसे हिलाया तो उसने मेरी तरफ देखा और फिर पागलों की तरह अपनी उंगलियां गिनने लगी। जानू, आई लव, इतना बोलते हुए वो रुक गई। अब मेरी फटी की अगर किसी ने सुन लिया तो आज ही हम दोनों को जलाकर यहीं आंगन में दफन कर देंगे। मैंने उसे गोद में उठाया, ऊपर उसके कमरे में लाकर लिटाया।
मैं उसे लिटा के जाने लगा तो उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और इशारे की आकृति बनाकर मुझे किस करना चाहा। मैं उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ा रहा था क्योंकि मैं जानता था कि अगर कोई ऊपर आ गया तो हम दोनों को देखकर सबका नशा एक झटके में टूट जाएगा। पर आशु पर तो प्यार का भूत सवार हो गया था। पता नहीं उसे आज मेरे अंदर किसकी शक्ल दिख रही थी कि वो मुझे बस अपने ऊपर खींच रही थी। आशु मान जा, हम घर पर हैं, कोई आ जाएगा, मैंने कहा, पर उसने मेरी एक न सुनी और अपने दोनों हाथों के नाखून मेरे हाथों में गाड़ते हुए कसकर पकड़ लिए। आशु के गुलाबी होंठ मुझे अपनी तरफ खींच रहे थे और अब मेरा सब्र भी जवाब देने लगा था। मैंने हार मानते हुए उसके होठों को अपने होठ से छुआ, पर इससे पहले कि मैं अपनी गर्दन ऊपर कर उठता आशु ने झट से अपने दोनों हाथों को मेरी गर्दन के पीछे लॉक कर दिया और अपने होठों से मेरे होंठ ढक दिए। मुझे डर लग रहा था कि अगर कोई ऊपर आ गया तो, इसलिए मैंने जोर लगाया और आशु के होठों की गिरफ्त से अलग हुआ। पर ये क्या, आशु ने आई लव यू रटना शुरू कर दिया। वो तो अपनी आंख भी नहीं झपक रही थी, बस लेटे हुए मुझे देख रही थी और आई लव यू की माला रट रही थी। मैंने उसके कमरे को बाहर से कुंडी लगाई और रसोई में गया और वहां से कटोरी में आम का अचार निकाल लाया। आशु के कमरे की कुंडी खोली तो छत पर देखते हुए अब भी आई लव यू बड़बड़ा रही थी। मैंने कटोरी से एक आम के अचार का पीस उठाया और आशु के सिरहाने बैठ गया। मुझे अपने पास देखते ही उसने मुझे अपनी बाहों में कस लिया। मैंने आम का पीस उसकी तरफ तो अपने होंठ एकदम से बंद कर लिए।